नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, हम बहुत सारी हिंदी फिल्में देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, इवन क्राइम पेट्रोल भी देखते हैं। तो उसमें ऑनर किलिंग होता है, यानी घर की इज्जत, परिवार की इज्जत, फैमिली की इज्जत, इसके लिए बहुत सारी हिंसा हम सुनते हैं। लेकिन कभी कभी अजीब ये लगता है कि घर की इज्जत घर के ही लोग बीच चौराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं होती। कोई बच्चे, बेटे अपने ही पिता की जो प्रतिष्ठा होती है वो मिट्टी में मिला देते हैं और उनको समझता भी नहीं कि हम ये जो कर रहे हैं उससे और इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस ढंग से महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना की बुरी हालत हो गई है, तो इसके सबसे बड़े जिम्मेदार अगर कौन है तो वो आदित्य ठाकरे है। अच्छा, जो कुछ हो गया हो जाने दो। बातें ऐसी होती है ना कि सामने वाले भी अच्छे सभ्य लोग होते हैं, सुसंस्कृत होते हैं, कल्चर्ड होते हैं, तो वो बोलते कि ठीक है, जो कुछ हो गया हो गया, सामने वाले की भी इज्जत रहनी चाहिए। ऐसे आपके विरोधी भी सोचते हैं, लेकिन अगर आप नहीं सोचते तो सामने वाले को मुंह खोलना पड़ता है। शिवसेना की राजनीति में हम पिछले एक महीने से अगर देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि शिवसेना से बागी हो गए जो विधायक है। इन्होंने अपनी तरीके से ठाकरे फैमिली, उद्धव ठाकरे और मातोश्री, इनकी इज्जत संभाल के रखने की कोशिश की है। लेकिन आदित्य ठाकरे जिस ढंग से पेश आ रहे हैं और जो कुछ कर रहे हैं, वो ऐसे लगता है कि भैया क्या चुप क्यों हो, हमारी और बेइज्जती करो। ये क्या चल रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए कि आप अगर चुप रहे तो सामने वालों को भी बोलना नहीं पड़ता। कुछ बातें ऐसी होती है जो छुपी छुपाई रहे अच्छी रहती है। बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की, ऐसे जो बोला जाता है, बिल्कुल वही सब जगह होता है। राजनीति में होता है, घर में होता है, फैमिली में होता है, समाज में होता है। तो हम झगड़ा भी इस ढंग से करें कि सामने वालों को मुंह खोलना ना पड़े, क्योंकि बुराइयाँ जितनी हमारी होती है उतनी सामने वालों की भी होती है। तो सामने वाला अगर हमारी बुराई ना करने की कोशिश कर रहा है और जितनी हमारी इज्जत बचाने की कोशिश सामने वाला कर रहा है, तो अगर आप गाली गलौज करोगे तो वो गाली गलौज पर तो आएगा ही। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि वो हमारे बारे में जो कुछ सच्चाई बता सकता है, वो अगर बता देगा तो बड़ी बुरी हालत हमारी भी हो सकती है। इसलिए कुछ बातें छुपी रहे तो अच्छा रहता है। लेकिन आदित्य ठाकरे के ये समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने अभी निष्ठा यात्रा, शिव संवाद यात्रा, बागी विधायकों के जो चुनाव क्षेत्र है वहाँ जाकर मीटिंग लेना शुरू कर दिया और उधर जाकर वो उनको चैलेंज कर रहे। अब ये बात हो गई कि इसमें नासिक के मनमाड़ तहसील में जो शिवसेना के बागी विधायक है कांदे करके, सुहास कांदे, उनके इलाके में गए थे आदित्य ठाकरे और उन्होंने वहाँ उनको चैलेंज किया, उनको गद्दार कहा। तो उन्होंने कहा कि भैया गद्दार बोल रहे हो तो उसका कोई रीजनिंग तो दो, कारण तो दो, कुछ कारण दो। अब जब सामने वाले आपकी इज्जत रख रहे, सामने वाले आपकी प्रतिष्ठा को, ठाकरे फैमिली की प्रतिष्ठा को धक्का नहीं लगाने की कोशिश कर रहे, तो आप क्यों उस पर तुले हो कि करो हमारी बेइज्जती, हम तुम्हारी बेइज्जती कर रहे, तुम भी हमारी बेइज्जती करो। इस पर उद्धव या आदित्य ठाकरे क्यों तुले हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि एक बात है दोस्तों, एक बात है, अगर आपके 55 में से 40 विधायक बागी हो गए, आपके खिलाफ खड़े हो गए, तो उनका कुछ तो कारण रहेगा। वो बोल रहे, अगर बागी विधायक जो कुछ बोल रहे उसमें 100% सच्चाई नहीं हो सकती, मानता हूं मैं। उनके अपने भी स्वार्थ हो सकते हैं, उनके अपने भी कारण हो सकते हैं।
जितने आरोप उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे या उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन पर लगाए जा रहे वो पूरे के पूरे सच है, ऐसा मैं भी नहीं मानता। लेकिन 100 में से कुछ ना कुछ तो सच होगा। कई जगह 30% होगा, कई जगह 40% होगा, कई जगह 80% होगा, लेकिन सच कुछ तो होगा। वरना 40 विधायक बागी नहीं होते। अब 40 विधायक में से 9 तो मिनिस्टर थे, फिर भी वो खिलाफ हो गए। इसका मतलब कुछ तो है उनके पास। फिर भी बागी होने पर मजबूर हुए तो भी इन लोगों ने ठाकरे फैमिली की बदनामी हमसे ना हो ऐसी कोशिश की है। एक बार अब 1.5 महीने का समय होने को आया, फिर भी इनमें से एक ने भी उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे या ठाकरे फैमिली इनके खिलाफ कुछ बोला नहीं है। लेकिन जिस तरीके से, संजय राउत की तो बात छोड़ दो, लेकिन आदित्य ठाकरे या उद्धव ठाकरे जिस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, तो लगता है कि ये तो मजबूर कर रहे हैं बागियों को कि तुम हमारी बुराइयां करो, हमारी गलतियां गिनाओ, हमें बदनामी करो, हमारी जो गलतियां हैं, हमारे जो गुनाह हैं वो छुपा के मत रखो, सामने लाओ। अभी देखो ये हो गया। विधायक बोलते थे कि हमने बार बार हमारी तकलीफें बोल दी पार्टी के सुप्रीमो को, पक्ष प्रमुख को, लेकिन वो सुनते ही नहीं थे। वो शिवसेना के एमएलए विधायक के बजाय एनसीपी या किसी लीडर को सुनते थे, पवार को सुनते थे, लेकिन हमारी नहीं सुनते थे। अब यही बात दिल्ली में शुरू हो गई है कि दिल्ली में लोकसभा में विनायक राउत जो शिवसेना गुट के नेता है, उनके खिलाफ हमने बहुत सारी तकरार उद्धव ठाकरे के पास की थी, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ, उसका कुछ परिणाम नहीं मिला, इसलिए हमको भी बगावत करनी पड़ी। ये अब राहुल शेवाड़े बोलने लगे। और उससे भी बड़ी बात जो है, वो सुहास कांडे ने उनके चुनाव क्षेत्र में आदित्य ठाकरे आकर उनको चैलेंज देने लगे, तो सुहास कांडे ने भी बोल दिया कि जरूर हमको गद्दार कहने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन हमने गद्दारी क्या की है बोलो। और सुहास कांडे जो बोल रहे हैं वही चैलेंज राहुल शेवाड़े ने उठाया और बोले हमको बोल रहे हो इस्तीफा देकर चुनकर आओ। तो आप भी वर्ली में देखो, खुला चैलेंज आ गया। पहली बार 1 महीने के बाद, यानी 20 जून को बगावत शुरू हो गई और मैं बोल रहा हूँ तो 22 जुलाई है, तो 1 महीने के बाद एक खुला चैलेंज आदित्य ठाकरे के सामने राहुल शेवाड़े ने रखा है कि हमें इस्तीफा देने की बात कर रहे हो, तुम खुद वर्ली से इस्तीफा दे दो और चुनाव लड़कर दिखाओ और फिर से चुनकर आओ। देखते वर्ली के वोटर क्या आपके लिए बोलते, गद्दार हमें बोलते या आपको बोलते। वर्ली का वोटर आपको, मुंबई का वोटर आपको दिखा देगा कि गद्दार कौन है। ये चैलेंज राहुल शेवाड़े ने दिया है। आज तक ये बात ना एकनाथ शिंदे बोले हैं, ना एकनाथ शिंदे गुट के जो प्रवक्ता है दीपक केसरकर, उन्होंने भी ये चैलेंज नहीं दिया। ये बार बार बोलते हैं कि हम तो ठाकरे परिवार को सबसे बड़े प्रतिष्ठित मानते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन आप तो उनकी इज्जत निकाल रहे और फिर भी वो सभ्यता से बोल रहे। तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो बागी लोग हैं उनको मजबूर कर रहे हैं कि आप भी हम पर आरोप लगाओ, पर्सनल आरोप लगाओ, ठाकरे फैमिली की इज्जत पर धब्बा लगाओ। और ये बातें तो निकलेगी, क्योंकि बागी विधायक जो कुछ हो, लेकिन उनका जो आरोप है, उनकी जो तकरार है, उसमें कुछ ना कुछ तो तथ्य है, कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। और वो सच्चाई आज तक छुपी रही। बाहर किरीट सोमैया कुछ बोले, बीजेपी का कोई लीडर कुछ बोले, बीजेपी का प्रवक्ता अपोजिशन का कोई कुछ बोले, वो बात छोड़ दो। लेकिन जब कोई अंदर से बाहर आ जाता है और बोलता है तो उसमें बड़ा तथ्य सामने आता है। जो आज तक छुपी बात होती है वो बाहर आ जाती है। और ठाकरे फैमिली जो मातोश्री के एकदम सिक्योर्ड इलाके में रहे हैं, वो बहुत सारे सीक्रेट्स मातोश्री में ठाकरे फैमिली में बचे कुचे हैं, छुपाए हुए हैं। क्या उद्धव और आदित्य
वो भी जनता के सामने, दुनिया के सामने लाना चाहते, न तो चैलेंज क्यों दे रहे हो, चैलेंज क्यों दे रहे हो? वो तो टूट गए, ठीक है, आपने भी मान लिया वो टूट गए, तो आप अपनी पार्टी जो बची कुची है उसको संभालो, उसको संवारने की कोशिश करो। उनको अब्यूज करने से क्या होगा? वो आपको अब्यूज करना शुरू कर देंगे तो आपको भागते भागते जगह नहीं बचेगी, मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं रहेगी। क्योंकि एक बात तो साफ है, कोई भी शिवसैनिक हो, वह शिवसेना का एमएलए हो, एमपी हो, उसने जो कुछ पॉलिटिक्स में कमाई की होगी उसका कुछ तो हिस्सा आपके पास आया है, मातोश्री पर आया है। अगर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे भूल रहे हैं तो एक बात बोल दूं दोस्तों, यशवंत यादव के घर में इनकम टैक्स की रेड हुई थी। जो यशवंत यादव बीएमसी के, मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी के 3 साल लगातार चेयरमैन रहे, तो उनके घर में, और जो स्टैंडिंग कमेटी होती है वही तो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है कोई किसी भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, सब कॉन्ट्रैक्ट वहाँ से जाते हैं। अगर करप्शन होता है तो स्टैंडिंग कमेटी में होता है, तो वहाँ 3 साल से यशवंत यादव स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उनके घर में इनकम टैक्स की रेड हुई और इनकम टैक्स की रेड में 2 करोड़ रुपए की कैश मिली थी। उनकी 40 प्रॉपर्टी जो है वो सील कर दी गई है। और उनके घर में एक डायरी मिली, उसमें डायरी में लिखा है मातोश्री को 50 लाख का कुछ वॉच घड़ियाल दिया था, घड़ी दी थी। दूसरी बात है कि 2 करोड़ रुपए मातोश्री ये नाम पर लिखे डायरी में मिला है। तो अगर यशवंत यादव डायरी में जो मातोश्री शब्द है उसका खुलासा करने लगे तो क्या होगा आदित्य जी, जरा सोचो। क्योंकि एक बात है कि ये 200 करोड़ 2 करोड़ डायरी में लिखा है या 50 लाख की घड़ी लिखी है, उसका सच्चा जवाब यशवंत यादव दे सकते हो और आप इनकार नहीं कर सकते। क्यों इनकार नहीं कर सकते? क्योंकि वो जो करोड़ों रुपए कहीं से कहीं गए हैं तो कहीं पहुँचे भी तो है, और कहाँ कैसे पहुँचाए गए उसकी डिटेल यशवंत यादव दे सकते हैं। इसलिए मुझे अजीब ये लगता है कि जो कुछ हुआ ठीक है, उस पर मिट्टी डालो, अपने रास्ते से निकल जाओ, इसको सयानापन बोलते। लेकिन ये तो उतर आए कि वो चैलेंज कर रहे हैं कि हम तुम्हारी बदनामी करेगी, हिम्मत है तो हमारी बदनामी करो। आदित्य ठाकरे जिस ढंग से पेश आ रहे हैं और बागी विधायकों के चुनाव क्षेत्र में जाकर जो भाषण दे रहे हैं, और बागी विधायक जो सवाल पूछते हैं उसका तो जवाब नहीं देंगे। क्या बोले मनमाड़ में जाके, नासिक में जाके आदित्य ठाकरे क्या बोले? गद्दारों को सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए। अजीब बात है, आप कुछ भी आरोप करोगे, आप कुछ भी सवाल पूछोगे, और उन्होंने सवाल पूछना भी गुनाह है। उनको ये हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए। जो कुछ कहना है वो मातोश्री में आकर कहो, इसका मतलब मातोश्री में बहुत सारे सीक्रेट है। आदित्य ठाकरे इसकी कबूली दे रहे। इसलिए मैं बोलता हूं कि जिस ढंग से आदित्य ठाकरे ये दौरा कर रहे, पेश आ रहे, ये तो अपने ही पिता की ज़्यादा से ज़्यादा बदनामी करने पर तुले हुए हैं। क्योंकि एक एक बागी अगर मुंह खोलना शुरू कर दे, वो सुहास खाने ने मनमाड़ में पब्लिक में बोल दिया कि एकनाथ शिंदे की नक्सलाइट हत्या करने वाले थे। जो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के, गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट के वो पालक मंत्री थे एकनाथ शिंदे, तब उनको मारने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया था अलग अलग नक्सली ग्रुप से। तो उस वक्त उनको ज़्यादा सिक्योरिटी देने का प्रस्ताव था, तो उसको वर्षा यानी मुख्यमंत्री के निवास से नकार दिया गया। यानी एकनाथ शिंदे पर क्या अन्याय हो रहा था, उनकी ही पार्टी की सत्ता होने से और मुख्यमंत्री होने के बावजूद एकनाथ शिंदे पर क्या अन्याय हो रहा था, इसका पहला भांडा सुहास कांडे ने फोड़ा है। क्या इसकी ज़रूरत थी? 1 महीने से अगर ये बातें छुपी छुपाई है तो छुपी रहने दो। आप अगर खुद को बाघ या शेर मानते हो
तो वो भी शिवसैनिक है जो खुद को शेर मानते हैं। इसलिए मुझे अजीब ये लगता है कि अब ये मसला इतना बढ़ जाएगा। देखिए, इन्हीं के शिवसेना के ही होम मिनिस्टर फॉर स्टेट थे शंभूराज देसाई, उन्होंने भी कंफर्म किया यस, एकनाथ शिंदे के लिए ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ाने का जो प्रस्ताव था उसको वर्षा यानी उद्धव ठाकरे के निवास स्थान से रोका गया था। ये कौन कंफर्म कर रहा है? ये शंभूराज देसाई कंफर्म कर रहे हैं, जो शिवसेना के विधायक थे, शिवसेना के मिनिस्टर फॉर होम थे। मतलब किसकी इज्जत चौराहे पर लाई जा रही है? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की, जो आदित्य ठाकरे के पिताजी है। तो पिताजी की बदनामी पर कौन तुला हुआ है? ना सुहास कांदे तुला हुआ है, ना शंभूराज देसाई है, ना दीपक केसरकर है, ना एकनाथ शिंदे। अपने पिता की बदनामी हो इसके लिए जोर शोर से अगर कोई मेहनत कर रहा है तो वो आदित्य ठाकरे ही है। वरना तो ये सब लोग बागी हुए तो बात अलग है, वो पॉलिटिकल बात है। लेकिन इन्होंने ठाकरे परिवार की कोई भी बदनामी अपने से न हो, अपने बयान से ना हो, इसकी पूरा चिंता की है। लेकिन ये बात शायद आदित्य ठाकरे की समझ में नहीं आ रही है। वो जितने जोर शोर से चैलेंज देते जाएंगे बागियों को, उनके खिलाफ गद्दार या गाली गलौज करेंगे, उतना उनके संयम का बांध टूटने वाला है। और एक एक बागी, एक नहीं दो नहीं 40 बागी है, उसके सिवा बहुत सारे पदाधिकारी है, वो बोलने लगे तो मुंह छुपाने के लिए आदित्य और उद्धव ठाकरे को जगह नहीं बचेगी। ये बात तो जाहिर है। इसलिए मुझे अजीब लगता है कि क्या आदित्य ठाकरे जानबूझकर अपने पिता की इज्जत चौराहे पर लाना चाहते? क्या पिता उद्धव ठाकरे का वस्त्राहरण करने पर आदित्य ठाकरे तुले हुए? दोस्तों सोचिए, वरना तो एक बात है, ठीक हो, निकल गए, हम निकल गए, हमारे रास्ते आज से अलग है, हम अपनी पार्टी चलाएंगे, वो जो करना है को करे, हम फिर से पार्टी संवारने में लगे, ये बोल सकते हो। आप जाके गली गलौज क्यों कर रहे हो? क्यों उनका संयम का बांध तोड़ना चाहते हो? मुझे लगता है कि राजनीति समझने की कोशिश करने वाले जो लोग हैं उनको भी इस पर सोचना चाहिए कि क्या चल रहा है। इसलिए मैंने ये वीडियो आपको पेश किया। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सोचिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।